हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 7 जून 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत आप सभी को सबसे पहले हम पढ़ाने वाले हैं गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में आज हम देखेंगे कि भारत के पड़ोसी राज्य कितने हैं और वो भारत के पड़ोसी राज्य मतलब पड़ोसी देश कितने हैं और वो भारत के कितने राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ये पढ़ेंगे। जिसके बाद हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर क्वेश्चन। ठीक है, तो करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें 10 करंट अफेयर क्वेश्चन रहेगा और 20 से 25 जो है करंट अफेयर क्वेश्चन को हम रिवीजन करने वाले हैं। और लास्ट में हम 10 एक क्वेश्चन जो है आधुनिक भारत के इतिहास से पढ़ने वाले हैं, ये भी आप सभी को याद रखना। ठीक है, तो ये 3 चीज़ पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे गायत्री मंत्र के साथ जो है भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे, फिर 10 करंट अफेयर क्वेश्चन देखेंगे और उसके साथ जो है 20 से 25 करंट अफेयर क्वेश्चन रिवीजन करेंगे और 10 जो है आधुनिक इतिहास के बारे में क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गायत्री मंत्र। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे गायत्री मंत्र के अंतर्गत भारत के 7 पड़ोसी देश के साथ जो सीमा की लंबाई है वो भी देखेंगे। तो बांग्लादेश जो है भारत के साथ कुल कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है, तो 4096.7 किलोमीटर सीमा बनाता है। और इस अगर पूछे कि भारत के साथ जो है कितने राज्य सीमा बनाते हैं बांग्लादेश से, तो 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कितने राज्य, तो 5 राज्य। एक तो हो जाएगा असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो ये राज्य जो है सीमा बनाते हैं। अगर इसमें पूछे सबसे ज़्यादा बाउंड्री किस राज्य के साथ शेयर किया जाता है बांग्लादेश का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेस्ट बंगाल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है चीन के साथ। तो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसके साथ लगती है, तो चीन के साथ लगती है। कितना किलोमीटर, तो 3488 किलोमीटर। और चीन के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो 5 राज्य सीमा बनाते हैं। एक तो लद्दाख बनाता है, दूसरा बनाता है हिमाचल प्रदेश, तीसरा जो है उत्तराखंड और चौथा जो है सिक्किम और 5वां जो है अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाता है। ठीक है, तो ये 5 राज्य जो है किसके साथ सीमा बनाते हैं, चीन के साथ सीमा बनाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखें तो पाकिस्तान। तीसरे नंबर पर सीमा सबसे ज़्यादा कौन शेयर करता है, तो पाकिस्तान करता है 3323 किलोमीटर। और यह जो है 2 राज्य और 2 यूटी के साथ जो है सीमा बनाता है। 3 राज्य और 2 यूटी के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे गुजरात के साथ बनाता है, फिर इसके बाद राजस्थान और तीसरे नंबर पर पंजाब के साथ सीमा बनाता है और 2 यूटी के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बनाता है किसके साथ, जम्मू एंड कश्मीर के साथ और फिर इसके बाद बनाता है लद्दाख के साथ। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो अगर टोटल देखा जाए तो 5 राज्यों से सीमा बनाता है, जिसमें 3 राज्य हो जाता है और 2 यूटी हो जाता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। फिर नेपाल सीमा बनाता है भारत के साथ, चौथी सबसे बड़ी सीमा 1751 किलोमीटर। और कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो ये भी 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। एक तो बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ, दूसरा बनाता है बिहार के साथ, तीसरा जो है पश्चिम बंगाल के साथ, चौथा सिक्किम के साथ और 5वां जो है उत्तराखंड के साथ। ठीक है, तो ये हो जाते हैं 5 राज्य जो कि नेपाल से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है म्यांमार जो है कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो म्यांमार जो है 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बनाता है अरुणाचल प्रदेश के साथ, दूसरा हो जाता है नागालैंड, तीसरा मिजोरम और चौथा जो है मणिपुर के साथ सीमा बनाता है। तो कितने राज्यों के साथ है म्यांमार, 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट हमारा भूटान के साथ जो है भारत कितनी सीमा बनाता है, तो भूटान के साथ भारत जो है 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और ये कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो ये भी 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सबसे पहले बनाता है सिक्किम के साथ, असम के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट हमारा है अफगानिस्तान। ठीक है, अभी मैप में भी दिखा देंगे कि कौन से देश कहाँ पर सीमा बना रहा है। तो अफगानिस्तान जो है सबसे कम सीमा बनाता है 106 किलोमीटर। ये जो है POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो इसमें आ जाता है जम्मू कश्मीर, जो कि क्षेत्र आता है जम्मू कश्मीर का, जो लद्दाख क्षेत्र अब तो लद्दाख हो गया है, तो ये लद्दाख के साथ सीमा शेयर करता है। कितने किलोमीटर, तो 106 किलोमीटर सीमा शेयर करता है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर थोड़ा सा आप सभी को दिखा दें कि कौन सा देश कहाँ पे कितनी बाउंड्री शेयर करता है, तो सबसे पहले मैंने बताया था सबसे ज़्यादा बड़ी सीमा जो है किसके साथ शेयर करता है, सबसे ज़्यादा बड़ी सीमा शेयर करता है भारत बांग्लादेश के साथ। ठीक है, ये जो है बांग्लादेश के साथ करता है और कितना सीमा शेयर करता है, तो 4096 किलोमीटर। ठीक है, कितना 4096.6 किलोमीटर है, लेकिन हम इतना याद रखेंगे। और कितने राज्यों के साथ, तो 5 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है। यहाँ पे त्रिपुरा हो जाता है, फिर इसके बाद इधर जो है आपका असम हो जाता है, यहाँ पे आपका मेघालय हो जाता है, फिर यहाँ पे असम के साथ शेयर करता है। तो शेयर जो है असम जो है 2 बार जो है
बांग्लादेश से सीमा शेयर करता है और इधर हो जाता है हमारा बांग्लादेश। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, म्यांमार जो है कितने राज्यों के साथ, तो म्यांमार जो है 4 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है। और इसके बारे में अगर देखें तो सबसे पहले यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, फिर इसके बाद नागालैंड, फिर मणिपुर और यहाँ पे मिजोरम हो जाता है। और यहाँ पे अगर देखें भूटान जो है किसके साथ सीमा शेयर करता है, तो सिक्किम के साथ करता है। और इधर हो जाता है सिक्किम के बाद यहाँ पे हो जाता है वेस्ट बंगाल, और इधर हो जाता है असम, और यहाँ से हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। फिर यहाँ पे नेपाल देखें तो यहाँ से उत्तराखंड के साथ, इधर जो है यूपी के साथ, फिर इसके बाद बिहार के साथ, और यहाँ पे जो है वेस्ट बंगाल के साथ, और यहाँ पे सिक्किम के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, और चीन अगर चीन के बारे में देखें तो चीन के साथ अगर बाउंड्री देखें तो चीन जो है सबसे पहले कहाँ से बनाता है, यहाँ से जो है लद्दाख के साथ बनाता है, फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के साथ, और इधर जो है उत्तराखंड के साथ। ठीक है, तो 3 राज्य इधर हो गए, और चौथा हो गया सिक्किम यहाँ पे, और 5वां हो गया यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर मैंने बताया था कि अफ़गानिस्तान के साथ सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है कितना, 106 किलोमीटर शेयर करता है। और ये जो है सिर्फ ऑक्युपाइड जो कश्मीर है यानी कि जो लद्दाख वाला भाग है यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, फिर यह इधर बचता है पाकिस्तान। पाकिस्तान से मैंने बताया 3 राज्य, यहाँ से लेकर 3 राज्य हो जाते हैं, यहाँ पे राजस्थान, और यहाँ पे जो है ये वाला गुजरात एरिया हो जाता है, यहाँ पे राजस्थान हो जाता है, फिर इसके ऊपर जो है ये वाला पंजाब वाला भाग हो जाता है, जस्ट इसके ऊपर यहाँ से लेकर ये हो जाता है कश्मीर का भाग, और फिर इसके ऊपर यहाँ से लद्दाख का बाउंड्री शेयर होता है पाकिस्तान से। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं ये कितने राज्य हो जाए, कितने देश हो जाते हैं। तो टोटल 7 देश हो जाते हैं जो भारत की सीमा से बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं अपने करंट अफेयर क्वेश्चन। ठीक है, जो कि 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके साथ साथ जो है हम रिवीजन क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। कितने होंगे, तो 20 से 25 जो है क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न हमारा है, आप सभी को आंसर दिख गया लेकिन कोई बात नहीं, हम समझाने वाले हैं। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो विश्व पर्यावरण दिवस 2024 कब मनाया जाता है, तो यह 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। और पहली बार जो है विश्व पर्यावरण दिवस के लिए जो है पहली बार मीटिंग कब की गई थी, तो 5 जून 1972 को की गई थी। ठीक है, 1972 को की गई थी। और यह बैठक जो है किस संगठन के द्वारा किया गया था, तो UNEP के द्वारा इसकी बैठक पहली बार की गई थी। और अगर पूछे UNEP का अगर मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है नैरोबी में, नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। ये आपको याद रख लेना है। और इसका जो पहली बैठक हुआ था 5 जून को, ये कहाँ पर हुआ था, तो पूछे जो है कहाँ पर किया गया था, तो यह स्टॉकहोम में किया गया था। कहाँ किया गया था, स्टॉकहोम में इसकी पहली बैठक की गई थी। और जो है और पहली बैठक जब की गई थी तो पहली बैठक कब की गई थी, तो 1973 में की गई थी। कब की गई थी, 1973 से जो है पहली बैठक कब की गई थी, 5 जून 1972 को की गई थी। और अगर पूछे कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो 1973 में, 5 जून 1973 में पहली बार जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। बैठक हुई थी 72 में, लेकिन पहली बार मनाया गया था 73 में। तो ये आपको याद रख लेना है। अगर पूछे कि इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है, तो 2024 में इसकी थीम रखी गई है, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है लिखने के लिए, भूमि बहाली। ये हो जाएगा भूमि बहाली, फिर इसके बाद मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण जो है इसकी थीम हो जाएगी मरुस्थलीकरण। और सूखा से निपटने की क्षमता। तो याद रखेंगे भूमि बहाली मरुस्थलीकरण से सूखा से निपटने की क्षमता, इस बार इसकी थीम रखी गई। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। जैसे मरुस्थलीकरण शब्द आया था, तो मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 17 जून को। कब मनाया जाता है, तो 17 जून को मनाया जाता है। फुटबॉल दिवस पहली बार कब मनाया गया है, तो यह मनाया जाता है पहली बार मनाया जाएगा, तो और यह मनाया गया था 25 मई को। मरखोर दिवस, यह एक बकरी की मतलब प्रजाति होती है और यह विलुप्ति के कगार पर है, तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए पहली बार मरखोर दिवस कब मनाया गया है, तो यह 24 मई को ये भी मनाया गया है। अब अपने लल्लन टॉप प्रश्न को देखते हैं।
हाल ही में किस एयरपोर्ट का संचालन भारत और रूस ने मिलकर किया है? तो मटाला एयरपोर्ट का संचालन किया है और यह एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो यह श्रीलंका में है। अभी हाल ही में AK-203 राइफल्स का निर्माण किन दो देशों ने किया है? तो रूस ने किया है, और मतलब भारत के साथ जो है, इंडिया के साथ जो है किसने मिलकर किया है? तो रूस ने किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किया है? तो पहली बार भारत ने अपने ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किस देश को किया है? तो फिलीपींस को किया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न दूसरा देखिए तो, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024-25 जारी कर दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है? तो मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय को मिला है, और ये कहाँ का विश्वविद्यालय है? तो यह USA का विद्यालय है। ये पहले स्थान पर इसको पहला स्थान मिला है। और दूसरा बात करें तो इंपीरियल कॉलेज को जो है दूसरा स्थान मिला है, और ये कहाँ का है? तो ये UK यानी ब्रिटेन का यह कॉलेज है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। और इसमें अगर पूछे कि जो है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने मतलब विद्यालय शामिल हैं, तो इसमें जो है अगर पूछे कि 100 में नंबर 100 में अगर पूछे भारत के कितने विद्यालय हैं, तो भारत के इसमें कोई भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। तो अगर पूछे कि भारत में पहला स्थान QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान किस विद्यालय को मिला है? तो यह मिला है IIT मद्रास को। IIT मद्रास को पहला स्थान मिला है, ये आपको याद रख लेना है। और पूछे कि ये इसका जो है वर्ल्ड में इसका कौन सा स्थान है? तो वर्ल्ड में इसका 118वां स्थान है। और वहीं पूछे IIT बॉम्बे का कितना स्थान है? तो ये भारत में दूसरे नंबर पर है, लेकिन वर्ल्ड में इसकी रैंक कितनी है? तो 150 रैंक है। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में पहला स्थान किसे मिला है? मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय को मिला है, और ये कहाँ का है? यह USA का है। और दूसरा नंबर मिला है इंपीरियल कॉलेज को, जो कि यह इंग्लैंड का है। और भारत का पूछे पहला कौन सा है? तो भारत का है 118 नंबर पर भारत में पहला स्थान है IIT मद्रास का, और दूसरा है IIT बॉम्बे का। इसका कितना है वर्ल्ड में रैंक? तो 150 है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात कर लें, हमारा यह है मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी कहाँ का है? यह इंग्लैंड USA का है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, परमाणु भट्ठी में मंदक और नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम और बोरान का किया जाता है। 96वें ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो यह दिया गया है ओपेनहाइमर फिल्म को दिया गया है, और इसके डायरेक्टर पूछे कौन है? तो क्रिस्टोफर नोलन है। क्रिस्टोफर नोलन जो है इसके डायरेक्टर हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में अर्थ केयर उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो अर्थ केयर उपग्रह किसने लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन D, A व B दोनों ने, ऑप्शन D सही हो जाएगा। अगर इसके बारे में अध्ययन करें तो अर्थ केयर उपग्रह इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है 2 एजेंसियों ने मिलकर लॉन्च किया है। एक तो हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और दूसरा हो जाएगा JAXA, ठीक है। JAXA जो है पूछे कहाँ की है? तो JAXA जो है यह कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो यह जैसे मैच करेंगे तो याद हो जाएगा। JAXA जापान की है, और USA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये कहाँ की है? तो यह यूरोप की है, ये भी आपको याद रख लेना है। तो इन दोनों ने मिलकर जो है कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है? अर्थ केयर उपग्रह को लॉन्च किया है। और पूछे कहाँ से लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है कैलिफोर्निया से। कहाँ से? कैलिफोर्निया की खाड़ी से किया है, जो कि USA का एक प्रांत है, ये आपको याद रख लेना है। और पूछे किस रॉकेट से अगर लॉन्च किया है? तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है। और यह रॉकेट किसका है? तो यह एलन मस्क का रॉकेट है। और अगर पूछे कि कौन सी स्पेस एजेंसी है एलन मस्क की? तो स्पेस एक्स कंपनी है, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। और इसका लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका लॉन्च करने का उद्देश्य है बादलों के निर्माण से पृथ्वी के तापमान को क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानने के लिए। बादलों से पृथ्वी के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको जानने के लिए अर्थ केयर उपग्रह लॉन्च किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, और जो है JAXA के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन D, ये है अर्थ केयर उपग्रह। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो प्रश्न हमारा 96वें ऑस्कर अवार्ड में किस अभिनेता व अभिनेत्री को अवार्ड प्रदान किया गया है? तो अभिनेता की बात करें तो किलियन मर्फी हैं, और ये किस मूवी के लिए? तो ओपेनहाइमर मूवी के लिए ये जो है अभिनेता चुने गए हैं। और पूछे कि जो है अभिनेत्री कौन चुनी गई हैं? तो यह चुनी गई हैं एमा स्टोन। नेक्स्ट हमारा है
हाल ही में किस अभिनेता को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस अभिनेता को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, अभिनेता में पूछे चिरंजीव। और इस बार जो है 2024 में जो है कितने लोगों को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 5 लोगों को दिया गया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। पहले नंबर पर चिरंजीवी हो जाते हैं, और जो है दूसरे नंबर पर पद्मा सुब्रमण्यम, तीसरे नंबर पर कौन हो जाते हैं? वेंकैया नायडू जी हो जाते हैं, चौथे नंबर पर कौन हो जाते हैं? तो वैजयंती माला हो जाती हैं, और 5वें नंबर पर कौन हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं बिंदेश्वर पाठक जी। इसमें पूछे कि मरोड़ो उपरांत जो है पद्म विभूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मरोड़ो उपरांत पूछे किसे दिया गया है? तो बिंदेश्वर पाठक जी को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है चौथा प्रश्न, हाल ही में पहली बार मैंग्रोव के वैश्विक मूल्यांकन के तहत रेड लिस्ट किसने जारी किया है? मैंग्रोव मतलब जो मैंग्रोव वन होते हैं जो कि तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उसके वैश्विक मूल्यांकन के लिए पहली बार जो है रेड लिस्ट जारी किया गया है। तो आप सभी को बताना है कि रेड लिस्ट जो है कौन जारी करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, IUCN जारी करता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जारी करता है। अब इसके बारे में अगर व्याख्या देखें तो मैंग्रोव वनों की स्थिति जो है इस बार इसके बारे में पहली बार जो है रिपोर्ट जारी किया गया है मैंग्रोव वन को लेकर। ठीक है, पहली बार रिपोर्ट जारी किया गया है। और किसने जारी किया है? तो पहली बार रिपोर्ट जारी किया है IUCN ने इसके बारे में जानकारी दी, मतलब यह रिपोर्ट जारी करा है। और इसमें जो है क्या बताया गया है? इसमें जो है रेड लिस्ट जारी करके यह बताया गया है कि जो मैंग्रोव वनों हैं इनके बारे में इनकी स्थिति जो है काफ़ी गंभीर होती जा रही है। पर्यावरण के वैश्विक प्रदूषण और जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो मैंग्रोव वन है इसमें जो है काफ़ी जो है मतलब ये जो है इनका जो है वो जो फैलाव है या फिर इनका जो विस्तार है ये घट रहा है प्रदूषण के कारण। तो ये इसे आप याद रखेंगे। और अगर पूछे कि जो है भारत में जो है मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं दो जगहों पर। एक तो पाया जाता है बंगाल की खाड़ी के पास जो है सुंदरवन का क्षेत्र जो है यहाँ पर भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और इसके बाद देखा जाए जो श्रीलंका के पास जो है भारत का जो क्षेत्र पड़ता है श्रीलंका के पास यानी तमिलनाडु के रीजन में जो पड़ता है वहाँ भी क्या पाया जाता है? मैंग्रोव वन पाया जाता है। तो जो सुंदरवन में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं इसकी कंडीशन अगर पूछे कैसी है? तो इसकी कंडीशन जो है IUCN के द्वारा इसकी कंडीशन अच्छी है, इसमें कोई भी प्रकार का इसमें मतलब नुकसान नहीं है। और बाकी का जो श्रीलंका के पास तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है यहाँ पे जो है काफ़ी नुकसान हो रहा है मैंग्रोव वनों का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पहली बार जो है वैश्विक मूल्यांकन के तहत रेड लिस्ट जारी किया गया है मैंग्रोव वनों के लिए, ये आपको याद रखना है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? IUCN। अगर पूछे IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN का फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रख लेना है। अब इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। जैसे हम देखेंगे IUCN का मैंने फुल फॉर्म बता दिया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका अगर पूछे मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है ग्लैंड में। कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय ग्लैंड में है जो कि स्विट्जरलैंड का एक प्रांत है, ये आपको याद रख लेना है। अगर पूछे कि IUCN की स्थापना कब की गई थी? तो 1943 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके द्वारा ही जो है क्या जारी किया जाता है? तो रेड लिस्ट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। जो संकटग्रस्त प्रजाति पेड़ पौधे या जीव होते हैं जो संकटग्रस्त होते हैं उनके लिए जो है यह रिपोर्ट जारी करी जाती है, रेड लिस्ट। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं जो ऑप्शन है WWF के बारे में अगर देखें तो WWF के बारे में देख लेते हैं। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका फुल फॉर्म होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1961 में इसकी स्थापना होती है। और इसका अगर पूछे लोगो क्या है? इसका लोगो अगर पूछे तो क्या है? तो इसका जाइंट पांडा है। क्या है? पांडा है, जो विशालकाय पांडा होता है जो चीन में पाया जाता है, यह इसका लोगो है। और पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका भी हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका भी मुख्यालय है, ये भी आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट हमारा है WEF के बारे में देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच इसे हिंदी में कहते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुआ था। और इसका मुख्यालय पूछे हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और इसकी हर बार जो है हर साल जो है इसकी बैठक कहाँ पे होती है? तो इसकी बैठक होती है दावोस में। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हर बार बैठक कहाँ पे होती है? दावोस में होती है। और ये भी स्विट्जरलैंड में है। और जो इसकी स्थापना मतलब इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1971 में इसकी स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट देखिए तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी जो है स्थापना कब की गई थी, तो 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और पूछे कि यूएनडीपी के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी करी जाती है, तो HDI जो है रिपोर्ट जारी किया जाता है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यह जो है जारी किया जाता है। अगर पूछे कि इसमें भारत की रैंक कितनी है, तो 134 इसमें भारत की रैंक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो भानु अथैया जी थी। और इनको किस श्रेणी के लिए दिया गया था, तो इन्हें गांधी जी के कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है, तो हाल ही में क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है, तो डायना एडुल्जी जी बनी है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है, तो भारत के किस पड़ोसी ने इजराइल के जो लोग हैं उन्हें अपने देश में प्रवेश करने से मना कर दिया है, यानी कि उनके पासपोर्ट पर क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है हमारा, मतलब हमारा कौन सा पड़ोसी देश है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। इसके बारे में अगर अध्ययन देखें तो तो मालदीव जो है यहाँ के, अगर पूछे राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइज्जू जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने भी हाल ही में क्या किया है, घोषणा करके ये बता दिया है कि जो इजरायली पासपोर्ट धारक हैं वो हमारे देश में आ नहीं सकते हैं। उन्होंने क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। और प्रतिबंध क्यों लगाया है, तो आप सभी को पता है कि इसका प्रतिबंध लगाने का कारण क्या है, तो प्रतिबंध लगाने का कारण है इजराइल और गाजा यानी संघर्ष, गाजा या हमास कहे तो इसके बीच का जो संघर्ष है, तो इसके लिए जो है कहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया है, तो इजरायली लोगों के ऊपर जो है मालदीव ने बैन कर दिया है कि अब ये हमारे यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो मोहम्मद मोइज्जू हैं, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ के राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर नहीं, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद मोइज्जू, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, अभी हाल ही में थोड़ी सी अगर जानकारी आप सभी को बता दें कि जो है बांग्लादेश जो ये हमारा मालदीव है, ये जो है भारत के किस क्षेत्र में अगर पूछे स्थित है, तो मान लीजिए ये भारत का जो है दक्षिणी भारत है, ठीक है, यानी कि यह दक्षिण भारत है। तो इसके बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी देखिए, यहाँ पे जो है हमारा मान लीजिए यहाँ पे लक्षद्वीप है, फिर इसके बाद जो है कौन सा द्वीप है, यहाँ पे हमारा मिनिकॉय जो कि लक्षद्वीप की राजधानी से थोड़ा सा नीचे क्षेत्र है, यानी कि कवरती जो है ये लक्षद्वीप पर है। फिर इसके नीचे एक छोटा सा द्वीप है, ये भी हमारा है, जिसका नाम है मिनिकॉय। और मिनिकॉय से नीचे यहाँ पे मालदीव है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या है, मालदीव है, और यहाँ पे मिनिकॉय है, और यहाँ पे कवरती है जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है, और यहाँ पे श्रीलंका है, ये आपको याद रख लेना है। और फिर इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये आपको याद रख लेना है, जो कि यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे अंडमान है, और यहाँ पे जो है निकोबार द्वीप समूह है। तो पूछे कि इनके बीच में कौन सा चैनल स्थित है, तो 9 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा स्थित है। मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितनी डिग्री से चैनल स्थित है, तो 8 डिग्री चैनल स्थित है। कितना, 8 डिग्री चैनल स्थित है। जबकि अगर पूछे मिनिकॉय से और कवरती यानी लक्षद्वीप के बीच में कितनी है, तो 9 डिग्री चैनल स्थित है। तो ये आपको याद रख लेना है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 10 है, कितना है, तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 अक्षांश है, यहाँ पे 8 अक्षांश, यहाँ पे 9 अक्षांश। तो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करने वाला कौन सा डिग्री चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल है। कैसे याद करेंगे, जब ऊपर से आप यम लाएंगे और एक दूसरा यम इस पर ले जाके उल्टा W की तरह बना देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8 की तरह दिख रहा है ना, तो इसे हम सीधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। तो ऐसे याद करेंगे। और इसके बाद मालदीव से, मिनिकॉय से और कवरती यानी कि लक्षद्वीप के बीच में अगर पूछे कैसे याद करेंगे, तो इसे भी याद करा देते हैं। तो मिनी मतलब होता है छोटा, मिनी जो है, मिनी मतलब छोटा, और लक्ष्य मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए, मिनी, तो कोई भी बोलेगा नहीं, हमारा लक्ष्य जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो लक्ष्य कैसा होना चाहिए, बड़ा। तो मिनी लक्ष्य होना चाहिए, तो सब बोलेंगे नहीं, मतलब 9 से 9 हो जाएगा। ये आपको याद रख लेना है। अंडमान और निकोबार, अंड देखिए इसमें यहाँ क्या आ रहा है, तो यहाँ पे अंड आ रहा है, तो अंड से मतलब अंडा याद करेंगे। तो अंडा कैसे होता है, 0 होता है, तो 0 के आगे 1 लगा देंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच को कितनी डिग्री चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल है। तो ये आपको याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट अगर बात करें, अभी हाल ही में टेनिस हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय को शामिल किया गया है, तो 2 लोग शामिल हुए हैं। तो
तो लिएंडर पेज और विजय अमृत राज जी शामिल हुए हैं। नेक्स्ट पूछे तो हाल ही में वर्ल्ड फोटो प्रेस ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद सलेम को जो है सम्मानित किया गया है। और अगर पूछे कि इन्होंने कहाँ की पिक खींची थी, यानी कहाँ की इन्होंने फ़ोटो खींची थी, तो इजराइल और जो हमास के बीच में संघर्ष हो रहा है, तो वहाँ पे जो है जो बेकसूर लोगों के बीच जो ऐसी भयावह स्थिति हुई थी, तो उसी का इन्होंने फ़ोटो खींचा था और इसीलिए इन्हें वर्ल्ड फोटो प्रेस ऑफ द ईयर के पुरस्कार से 2024 सम्मानित किया गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, छठा प्रश्न है, हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो पहली बार हुआ है कि इतने बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया है। तो कितना किया है? तो 64.2 करोड़ किया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ये डाटा आप सभी को याद रख लेना है। अभी जो है आप सभी को पता है 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ है और कितने चरणों में संपन्न हुआ है? तो 7 चरणों में संपन्न हुआ है। और पूछे कि इसका रिजल्ट कब आया था? तो 4 जून को इसका रिजल्ट आया था और ये आपको याद रख लेना है। कितना आया था? तो 4 जून को इसका रिजल्ट आया था, ये आपको याद रख लेना है। और इसमें पूछे कि जो है 7 चरणों में अगर पूछे कितने लोगों ने मतदान किया है, तो 64.2 करोड़ लोगों ने इसमें मतदान किया है। और इसमें अगर पूछे महिलाओं ने कितना मतदान किया है, तो इसमें अगर महिलाओं की स्थिति चेक की जाए तो कितनी हो जाएगी? तो महिलाओं की स्थिति हो जाएगी एक सेकेंड, महिलाओं की स्थिति हो जाएगी, एक सेकेंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था तो एक बार फिर से बता देते हैं कि जो है 18वीं लोकसभा में टोटल कितना वोट पड़ा था? तो पड़ा था 64.2 करोड़। और इसमें पूछे अगर महिलाओं ने कितना वोट करा था, तो महिलाओं ने 31.2 करोड़ इसमें महिलाओं ने भाग लिया था। कितना? तो कितना फीमेल ने भाग लिया था? तो 31.2 करोड़ महिलाओं ने इसमें वोटिंग करा था। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। ये हमारा डाटा हो जाता है। और इसी के साथ जो है पूरा विश्व रिकॉर्ड कितना बना है? तो यह जो है विश्व रिकॉर्ड बन गया है। अब तक जो है 18वीं बार जो है लोकसभा जो है रिकॉर्ड बना दिया है। सबसे ज़्यादा मतदान जो है किस लोकसभा चुनाव में पड़े हैं? तो 18वीं लोकसभा चुनाव में पड़े हैं। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगर पूछे कि जो है कितने जो है सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, तो लोकसभा चुनाव जो है कितने सीटों के लिए होता है? तो 553 लोकसभा सीट के लिए जो है यह चुनाव होता है। कितने? तो 543 लोकसभा सीटों के लिए होता है। ये आपको याद रख लेना है। अगर पूछे कि बहुमत के लिए कितना ज़रूरी है, तो 272 सीट जिस पार्टी को मिल जाएगा उसी का जो है पीएम चुना जाएगा। ये आपको याद रख लेना है। इसमें जो है अगर पूछे कि जो है 2 पार्टी आप सभी को याद रख लेना, एक तो बीजेपी और दूसरा जो है कांग्रेस। तो बीजेपी याद रखेंगे और दूसरा जो है कांग्रेस। तो पूछे बीजेपी को कितना सीट मिला है, तो जो है बीजेपी को मिला है 292 सीट। और वहीं कांग्रेस को पूछे कितना सीट मिला है, तो 233 सीट मिला है। ये आपको याद रख लेना है। गठबंधन में अगर पूछे सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की तरफ से कौन है, तो यह है टीडीपी, यानी तेलुगु देशम पार्टी। कौन सी है? टीडीपी। यह सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी की, जो कि गठबंधन के साथ है। इन्होंने कितनी सीट प्राप्त करी है? तो 16 सीट प्राप्त करी है। वहीं पूछे कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी कौन है, तो कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी है सपा की, जो कि अखिलेश यादव की है। ये आपको याद रख लेना है। और इस टीडीपी की पार्टी के अगर पूछे अध्यक्ष कौन है, तो चंद्रबाबू नायडू हैं और सपा के अखिलेश यादव हैं। और सपा ने कितनी सीट प्राप्त करी है, तो 37 सीट प्राप्त करी है। ये आपको याद रख लेना। ठीक है, तो गठबंधन में जो है सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की तरफ से कौन सी है? टीडीपी है। और कांग्रेस की तरफ से पूछे कितनी कौन सी है, तो सपा है। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, आप सभी को बता दें सॉरी, अभी जो है 2 स्टेट में जो है 2 स्टेट में जो है अभी जो है क्या हुआ था? इलेक्शन चुनाव हुआ था, विधानसभा का चुनाव हुआ था। विधानसभा का जो है चुनाव हुआ था कितने स्टेट में? तो 2 स्टेट में यहाँ पे चुनाव हुआ था। और इसका भी रिजल्ट कब आया था? तो 4 जून को आया था। अब इसमें बता दें कि इसमें किसका शासन है। तो 2 स्टेट कौन कौन से हैं? एक तो है ओडिशा है। और इसके बाद अगर दूसरे की बात करें, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है हमारा आंध्र प्रदेश। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है आंध्र प्रदेश। तो ये आपको याद रख लेना। यहाँ पे जो है ओडिशा में अगर पूछे पूर्ण बहुमत किसकी बनी है, तो यहाँ पे जो है 24 साल से अब तक किसके शासन था? तो यहाँ पे 24 साल से नवीन पटनायक जी का शासन था। लेकिन ये जो है अब की बार इन्होंने विधानसभा में चुनाव हार गए हैं। और इस बार जो है बहुमत की सरकार किसकी बनी है? बीजेपी की बनी है। किसकी बनी है? तो बीजेपी की बनी है। और बीजेपी ने टोटल कितनी सीटें प्राप्त करी हैं? तो 78 सीट प्राप्त करी हैं। आउट ऑफ कितना? तो 147 सीट में से। ये आपको याद रख लेना है। और वहीं अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में जो है किसकी बहुमत सरकार आई है? तो चंद्रबाबू नायडू की बनी है। और जो कि अगर मैंने पहले भी बता दिया था, इनकी पार्टी का क्या नाम है? तो टीडीपी इनकी पार्टी का नाम है। और इन्होंने कितनी सीट प्राप्त करी हैं? तो 135 सीट प्राप्त करी है। आउट ऑफ कितने में से? तो 175 में से।
तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो उड़ीसा में किसका सरकार बना है, बीजेपी का बनेगा, और आंध्र प्रदेश में किसकी, टीडीपी की बनेंगी, जो कि चंद्रबाबू नायडू इसके अध्यक्ष हैं। ये आपको याद रख लेना है। तो 4 जून को 3 चीज़ों के बारे में आप सभी को पढ़ना है, 2 स्टेट हो जाएगा और 1 लोकसभा चुनाव हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का कि कितने मतदाताओं के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, तो 64.2 करोड़ के साथ ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो जीएसटी कलेक्शन में पहला स्थान है महाराष्ट्र का, ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम है सिक्किम में। अगर पूछे घनत्व तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार में है, और सबसे कम पूछे कहाँ पे है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है। नेक्स्ट हमारा है 7वां प्रश्न, हाल ही में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है। तो न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में जो है अगर पूछे बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, तो यह मिला है सान्या मल्होत्रा जी को, ठीक है। और पूछे जो है इनके किस फिल्म के लिए मिला है, तो मिसेज फिल्म के लिए मिला है। मिसेज फिल्म के लिए इन्हें जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल के द्वारा। ये आपको याद रख लेना है। और इसमें जो है क्या दिखाया गया है, तो इस मूवी में दिखाया गया है जो पत्नी होती है उसकी चुनौतियाँ क्या होती हैं, और उसके साथ साथ उसके करियर के बारे में दिखाया गया, ठीक है। तो उसकी चुनौतियों, पत्नी की चुनौतियों और उसके करियर के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। तो ये आपको याद रख लेना है। तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है, तो सान्या मल्होत्रा जी को मिला है। ये है उनकी पिक, ठीक है। तो ये कौन है, सान्या मल्होत्रा जी हैं। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है राजस्थान का और सबसे कम है गोवा का। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर दूसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की सेकंड बैठक कहाँ हो रही है, सियोल में। और अगर पूछे कि यह किसकी राजधानी है, तो यह दक्षिण कोरिया की राजधानी है। ये आपको याद रख लेना है, दक्षिण कोरिया। और अगर पूछे कि उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया के बीच में जो है कौन सा अक्षांश रेखा बाउंड्री बनाता है, तो 38 उत्तरी अक्षांश जो है यह सीमा बनाता है नॉर्थ कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। अगर पूछे एआई यानी आर्टिफिशियल की सेकंड बैठक कहाँ हो रही है, सियोल में। अगर पूछे पहली कहाँ हुई थी, तो ब्लेचले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ब्लेचले में हुआ था। और ये स्थान कहाँ पे है, तो यह यूके यानी ब्रिटेन में है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की जाएगी। तो हरियाणा को स्वच्छ बनाने के लिए एक परियोजना शुरू किया गया है जिसका नाम है हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना। और इसमें हेल्प कौन करने वाला है, तो इसमें हेल्प करने वाला है विश्व बैंक। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर अध्ययन करें तो हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना यह जो है किसने शुरू किया है, तो यह हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। ये आपको याद रख लेना है, किसने शुरू किया है, तो हरियाणा ने शुरू किया है। और इसमें पूछे कि इस परियोजना में अगर फंड पूछे कौन देने वाला है, तो फंड देने वाला है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक इसमें जो है फंड देने वाला है। और अगर पूछे कि हरियाणा के सीएम कौन है, तो हरियाणा के सीएम बनाए गए हैं नायब सिंह सैनी। कौन बनाए गए हैं, नायब सिंह बादल बनाए गए हैं। ये आपको याद रख लेना है। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, नायब सैनी याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। और इसमें पूछा अगर फंड जो है वर्ल्ड बैंक ने कितना दिया है हरियाणा को, तो 10,000 करोड़ दिया। कितना दिया है, 10,000 करोड़ जो है फंड दिया है। ये आपको याद रख लेना है। और हरियाणा को स्वच्छ करने के लिए इसमें जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल शुरू किया जाएगा, वृक्षारोपण किया जाएगा। और इसके बाद प्रदूषण के लिए जो है बहुत सारे उपयुक्त कदम भी उठाए जाएंगे। तो ये आपको याद रख लेना है। हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना में सहयोग कौन कर रहा है, तो विश्व बैंक कर रहा है। और विश्व बैंक के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके बारे में आप सभी को थोड़ा सा बता देते हैं जो ऑप्शन दिया गया था। जैसे वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक की अगर पूछे इसकी स्थापना कब होती है, तो वर्ल्ड बैंक और साथ साथ दोनों पढ़ते हैं IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इन दोनों संगठनों की स्थापना अगर पूछे किस सम्मेलन से होता है, तो ब्रेटन वुड, इसे आप याद रखेंगे, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से दो संगठनों की स्थापना होती है। और कब होती है, 1944 में। तो दोनों की स्थापना कब होती है, 1944 में। किस सम्मेलन से, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से होता है। और इन दोनों संगठनों को जो है जुड़वा बहन भी कहते हैं। ये आपको याद रख लेना है। और दोनों का जो मुख्यालय है, दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में है। कहाँ पे है, वाशिंगटन DC में है, जो कि USA की राजधानी है। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। अगर वही पूछे कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन हैं,
तो निर्विरोध चुने गए हैं, इनका नाम है अजय बंगा साहब। तो ये आपको याद रख लेना है। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अजय बंगा साहब बनाए गए हैं। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता यह किसके बीच में हुआ था? तो यह हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान के पीके मतलब पाकिस्तान के बीच में जो है सिंधु जल समझौता हुआ था। और यह कब हुआ था समझौता? तो 1960 में हुआ था। और यह समझौता यानी कि इसकी मध्यस्थता किसने करी थी? तो मध्यस्थता कराया था वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। तो किसने कराया था? तो विश्व बैंक ने मध्यस्थता कराया था। तो इसमें जो है 6 नदियों में से 3 नदियों का पानी जो ऊपर की सिंधु, रावी, सतलज जो 3 नदियाँ, सिंधु, रावी, ब्यास जो है जो 3 नदियाँ हैं, उसका जो है 80% पानी किसे दिया जाएगा? तो ऊपर की 3 नदियों का 80% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। और 20% कौन करने वाला है? तो यह इंडिया करने वाला है। बाकी की जो 3 नदी हैं उसका जो है 80% पानी इंडिया और बाकी के 20% पाकिस्तान। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट संगठन हमारा है WTO। इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई था? तो 1 जनवरी 1995 को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है जिनेवा में। और इसकी वर्तमान अध्यक्ष पूछे कौन है? तो पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं WTO की नागोजी ओंकाजा इबेला बनाई गई हैं। ये आपको याद रख लेना है। अगर पूछे WTO में टोटल कुल कितने सदस्य हैं? तो 164 सदस्य हैं। कितने हैं? तो 164 सदस्य इसमें हैं। ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हाल ही में परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो पहली बार जो है परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन हुआ है ब्रुसेल्स में। हाल ही में यूनेस्को का 46वां सत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो भारत नई दिल्ली में क्या प्रारंभ हुआ है? पूछे कि 45वां कहाँ हुआ था? तो 45वां हुआ था रियाद में, जो कि सऊदी अरब का एक शहर है। हमारा 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। अडानी ग्रुप ने पहली बार किस बैंक के सहयोग से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो अडानी बैंक ने पहली बार क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है किस बैंक की सहायता से? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसके बारे में अगर अध्ययन करें तो ICICI बैंक ने जो है क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया है किसके साथ? क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और इसमें जो है मतलब यह किसने लॉन्च करवाया है? तो क्रेडिट कार्ड लॉन्च करवाया है अडानी ग्रुप ने। किस बैंक की सहायता से? तो ICICI बैंक के द्वारा जो है लॉन्च किया है। और इसमें जो है 2 प्रकार के क्रेडिट कार्ड लॉन्च की गई हैं। एक तो सिग्नेचर लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रख लेना है। और दूसरा जो है प्लेटिनम, दूसरा कौन सा? प्लेटिनम लॉन्च किया गया है। और इसमें जो है मिनिमम आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए? तो 5000 रुपये इसमें होने चाहिए। और प्लेटिनम में आपके अकाउंट में कम से कम 750 रुपये होने चाहिए। तो इससे आप जो है अपना शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये आपको याद रख लेना है। पहली बार जो है क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? अडानी ग्रुप ने। किस बैंक की सहायता से? तो ICICI बैंक के मदद से लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम देखें तो प्रश्न हमारा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का समग्र चैंपियन कौन बना है? तो यह बना है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में पहला स्थान मिला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। और पूछे कि इसका मुख्य अगर जो शुभंकर होता है, इसका शुभंकर क्या है? तो चौथे क्रम के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर है अष्टलक्ष्मी। और वहीं पूछे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में किया गया था, यानी असम के शहर गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था, पहली बार इसका आयोजन किया गया है। और पहली बार कहाँ किया गया? दीव में किया गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट हमारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यूथ गेम्स पूछे तो तमिलनाडु में किया गया है। और किस क्रम का किया गया है? तो छठे क्रम का किया गया है। और इसके शुभंकर का क्या नाम है? वीर मंगाई। और इसमें पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का है। और किस क्रम का है? तो छठे क्रम का है। नेक्स्ट हमारा खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसका जो है आयोजन पहली बार किया गया है। और इसका पहली बार आयोजन कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। और इसका शुभंकर क्या है? उज्ज्वला है। और इसमें पहला स्थान किसको मिला है? तो हरियाणा स्टेट को मिला है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो यह सात्विक और चिराग की जोड़ी को दिया गया है। ये आपको याद रख लेना है। और इसमें जो है 25 लाख रुपए का इनामी रुपये दिया जाता है, ठीक है। कितना? तो 25 लाख रुपये दिया जाता है। लास्ट प्रश्न हमारा है हाल ही में गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिद्धलिंग पट्टन शेट्टी जी को दिया गया है। और इनका संबंध पूछे ये कहाँ के हैं? तो ये धारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। और ये जो है एक साहित्यिक लेखक हैं, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। और अगर पूछे कि जो है ये किस राज्य के हैं? तो ये कर्नाटक के हैं।
कहाँ के हैं, तो ये कर्नाटक के एक साहित्य हैं। इन्हें जो है अब की बार जो है गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है और ये इनकी फ़ोटो है, ये आपको याद रख लेना है। बाकी के 2-3 ऑप्शन और देख लेते हैं। जैसे है साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है रस्किन बॉन्ड जी को। किसे दिया गया है, तो रस्किन बॉन्ड जी को दिया गया है। शाह पुरस्कार किसे दिया गया है, तो श्रीनिवास कुलकर्णी जी को दिया गया है, श्रीनिवास कुलकर्णी जी को दिया गया है। और वहीं ग्रीन व्हिटली अवार्ड यह किसे दिया गया है, तो सेकेंड बार यह मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन जी को मिला है। ठीक है, किसे मिला है, तो पूर्णिमा देवी बर्मन जी को मिला है। दूसरी बार, पहली बार मिला था 2017 में, ये आपको याद रख लेना है। और ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये असम से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा, तो शरद कमल करने वाले हैं। हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कौन सा खिताब जीता है, तो थाईलैंड ओपन जीता है। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में उबेर कप और थॉमस कप दोनों का विजेता कौन बना है, तो चीन बना है। और दोनों का उपविजेता पूछे तो कौन बना है, तो इंडोनेशिया बना है। अब हम जो है 10 आधुनिक इतिहास के प्रश्न देख लेते हैं जल्दी जल्दी, जिसमें आप सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बस आप सभी को देखना है और अपने आंसर को चूज करना है। तो हमारा प्रश्न है, सुमेलित करना है कि भारत में पुर्तगाली व्यापारी कब आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी। तो इसको आप सभी को मैच कराना है। मैं बता देता हूँ कि भारत में सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। तो ये कब आए थे, तो ये आए थे 1498 में, तो पहले का ये हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, तो यह आई थी 1600 में, तो ये दूसरा हो जाएगा इसका मैच। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, तो यह आई थी 1664 में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, तो यह 1602 में आई थी। तो इसे आप एक क्रम से भी याद रख सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। अभी क्वेश्चन इससे पहले है, नहीं तो मैं इसे ट्रिक से भी बता देता। ठीक है, सेकंड प्रश्न हमारा है, किस यूरोपीय शक्ति ने पहली बार भारत के साथ समुद्री मार्ग से व्यापार करना शुरू किया था। तो इसमें सबसे पहले कौन आए थे, तो मैंने बता दिया था 1498 में कौन आया था, तो 1498 में पहली बार जो है 1498 में कौन आया था, तो पुर्तगाली आए थे। वास्को डी गामा पहली बार आया था व्यापार करने के लिए। थर्ड प्रश्न हमारा, हाल ही में पहली बार पुर्तगाली वायसराय कौन था, तो पहली बार भारत में पुर्तगाली वायसराय कौन बना था, फ्रांसिसो डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डियाज या वास्को डी गामा। तो पहली बार जो है भारत का पुर्तगाली वायसराय कौन बना था, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बना था। फोर्थ प्रश्न है, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने भारत आए थे। तो यूरोपीय लोग किस क्रम में भारत में व्यापार करने आए थे, तो आप सभी को बताना है। तो मैं इसका ट्रिक से आप सभी को बता देता हूँ, ई और एफ, ऐसे आप याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यही 4 लोग मुख्य थे। अगर पूछे कि इसके बीच में एक और आया था, PDED, यहाँ पे एक छोटा सा याद रख लेंगे। अगर टफ बनाना हुआ एग्जामिनर को तो टफ बना देगा, तो डी बीच में फिर आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा डच। तो पी से हो जाएगा पुर्तगाल। ठीक है, पी से हो जाएगा पुर्तगाल, ये आपको याद रख लेना है। और डी से हो जाएगा हमारा डेनिश, जिसे डच बोलते हैं। और इसके बाद ई से हो जाएगा अंग्रेज, और एफ से हो जाएगा फ्रांसीसी। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, कालीकट में 1498 में वास्को डी गामा के साथ उतरने वाला गुजराती व्यक्ति कौन था। तो कालीकट सबसे पहले वास्को डी गामा कहाँ पर उतरा था, तो कालीकट केरल में उतरा था। कब उतरा था, तो 1498 में। और इसके साथ जो है एक गुजराती व्यापारी था, वो भी आया था। उस गुजराती व्यापारी का नाम क्या है, अब्दुल मजीद है, जिन्होंने वास्को डी गामा को केप ऑफ गुड से, यानी जो ये वाला दक्षिण अफ्रीका का जो ये वाला भाग है, इसे केप ऑफ गुड बोलते हैं। और यहाँ पे जो है क्या है अपना, एक सेकेंड, पूरा मिट गया, जाओ। फिर यहाँ से जो है मैंने बताया कि यहाँ पे केप ऑफ गुड है, और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे पूरा क्या हो जाता है, अरब देश हो जाते हैं। और यहाँ से अपने भारत का जो है लोकेशन चालू होता है। तो मान लीजिए यहाँ से जो है एक गुजराती व्यापारी यहाँ पे केप ऑफ गुड पे आया था, जिन्होंने वास्को डी गामा को जो है यहाँ पे कालीकट के लिए ले जाने के लिए मार्ग बताया था। ठीक है, तो यह कौन था, तो यह एक गुजराती व्यापारी था। और यह सबसे पहले कहाँ पे उतरे थे ये दोनों, तो ये कालीकट बंदरगाह पे उतरे थे। और इसके साथ जो गुजराती व्यापारी था उसका नाम क्या था, अब्दुल मजीद था, जिन्होंने वास्को डी गामा की हेल्प करी थी। और जो वहाँ पे स्वागत किया था वास्को डी गामा का, अगर पूछे कालीकट पर, वहाँ का राजा कौन था, तो वहाँ का राजा था जमोरिन। डच ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया था, तो डचों ने अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया था, तो पुलिकट में किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, 1606 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गए। तो कौन स्थापित हो गया था 1606 में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के बाद, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डच। नेक्स्ट हमारा है 8वां प्रश्न, क्या हो रहा है आज। 8वां प्रश्न हमारा है,
अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? व्यापार और क्षेत्र, मतलब व्यापार करना और साथ साथ में क्षेत्रों को भी कब्जा करना। केवल व्यापार करना था या जमींदारी करनी थी या फिर केवल क्षेत्र ही कब्जा करना था? तो भारत जो ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत में आए थे तो उसका केवल उद्देश्य था व्यापार करने का, ठीक है। लेकिन बाद में देखा कि यहाँ के राजाओं की कंडीशन अच्छी नहीं है, हम यहाँ पे शासन कर सकते हैं, तो वो जो है पूरा भारत को कब्जे में ले लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ था? तो बंगाल पर जो है पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ था? तो 1764 में प्राप्त हुआ था। कब? तो 1764 में प्राप्त हुआ था, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट अगर पूछे, बम्बई पुर्तगालियों से 1661 में दहेज में किसे मिला? तो बम्बई जो है पुर्तगालियों से 1661 ईस्वी में दहेज में किसे मिला था? तो बम्बई को दहेज में किसे मिला था पुर्तगालियों से? तो ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स सेकंड को दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।